नमो नमः। ज्ञान विविधे चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12वीं के लिए है अध्याय नंबर 22, जो अपनी सरयू पुस्तक का अंतिम अध्याय है। भारत भी महाशक्ति बन सकता है, जिसका विषय क्या है? भारत भी महाशक्ति बन सकता है। इसके लेखक कौन है? श्रीधर पराड़कर जी है। ये एक बहुत ही अच्छा इन्होंने निबंध है वो लिखा है कि भारत है वो भी महाशक्ति बन सकता है, और किस आधार पर बन सकता है, क्या क्या उसमें योग्यता है, वो सब इस पाठ के अंतर्गत है, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम श्रीधर पराड़कर जी है, उनका जीवन परिचय है वो जान लेते हैं। श्रीधर पराड़कर जी है, इनका जन्म है वो 15 मार्च 1954 को हुआ था। 15 मार्च 1954 को इनका जन्म हुआ था। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यही इनका निवास स्थान भी था। श्रीधर पराड़कर जी, इनका जन्म 15 मार्च 1954 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म है वो हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गोविंद भाई पराड़कर। पिताजी इनके गोविंद भाई पराड़कर। गोविंद भाई पराड़कर जी इनके पिता थे। इनकी माता जी का नाम था इंदिरा देवी। इंदिरा देवी इनकी माता जी का नाम था। श्रीमती इंदिरा बाई पराड़कर, इनकी इंदिरा बाई पराड़कर, बाई कहते थे इंदिरा बाई पराड़कर। श्रीमान पराड़कर जी है, इन्होंने वाणिज्य क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने किस वाणिज्य वर्ग में शिक्षा प्राप्त की थी? वाणिज्य वर्ग में शिक्षा ली थी, और वाणिज्य वर्ग में शिक्षा लेने के बाद ये अकाउंटेंट जनरल कार्यालय, अकाउंटेंट जनरल कार्यालय में इन्होंने ऑडिटर के रूप में है वो शासकीय सेवा है वो शुरू की थी। कार्यालय में ऑडिटर के रूप में शासकीय सेवा, यानी कि सरकारी नौकरी इन्होंने की थी। कि वाणिज्य वर्ग में शिक्षा प्राप्त की थी। वाणिज्य वर्ग में जाते थे अकाउंटेंट जनरल कार्यालय में ऑडिटर के रूप में इन्होंने कार्य है वो किया था। अकाउंटेंट जनरल कार्यालय में ऑडिटर के रूप में कार्य किया था और शासकीय सेवा की थी। इसके बाद में देखिए इन्होंने शासकीय सेवा तो की थी, किंतु इन पर राष्ट्र प्रेम है वो बहुत अधिक छाया हुआ था। राष्ट्र प्रेम से वशीभूत होकर श्रीधर पराड़कर जी थे, इन्होंने 1986 में शासकीय सेवा से निवृत्ति ले ली थी। सेवा निवृत्ति लेकर कब? 1986 में। 1986 में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली। सेवानिवृत्ति होकर किसमें लगे? राष्ट्र सेवा में लगे। किस कारण से ली थी? राष्ट्रीय प्रेम से वशीभूत होकर। राष्ट्रीय प्रेम से वशीभूत होकर इन्होंने 1986 में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति होकर किसमें लगे? ये राष्ट्र सेवा में लग गए। राष्ट्र सेवा में लग गए। राष्ट्र सेवा में लेकर अपना जीवन है राष्ट्र के उत्थान में है वो समर्पित कर दिया था। साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को, अब इन्होंने देखिए साहित्य के माध्यम से साहित्य लिखा, जो इन्होंने साहित्य सृजन जो किया, इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की है वो अलग जगाई थी। अपने साहित्य के माध्यम से, अपने साहित्य सृजन के माध्यम
इन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की अलग है वो भारतीयों में जगाई थी। और श्रीधर ने इंग्लैंड, श्रीलंका आदि देशों की यात्रा के साथ साथ भारत में भी सांस्कृतिक संवर्धन यात्राएं की थी। इन्होंने अपने सांस्कृतिक उत्थान के लिए, भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए इन्होंने न केवल भारत में संवर्धन यात्राएं की थी, इसके साथ साथ इन्होंने इंग्लैंड है, श्रीलंका है, यहाँ पर भी इन्होंने है वो यात्राएं की थी। और साथ इन्होंने ताकि लेखक अनुभूत साहित्य का सृजन कर सके। अब इन्होंने यात्राएं यहाँ श्रीलंका की, इंग्लैंड की यात्राएं है वो साहित्य सृजन के लिए की थी, क्योंकि जो लेखक है वो अपनी अनुभूति को है वो सृजन कर सके, अनुभूति के द्वारा है वो अनुभूत साहित्य का सृजन कर सके, यानी कि अनुभव के आधार पर साहित्य का सृजन है वो कर सके। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड और श्रीलंका की यात्राएं भी की थी। किसके लिए की थी? भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय उत्थान के लिए की थी। श्रीधर पराडकर जी इन्होंने ये 1857 के प्रतिपाद, अब इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए, इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं हैं वो लिखी थी, तो 1857 के प्रतिपाद इन्होंने कई ऐसे महानुभाव हैं जिनके जीवन से लेकर है इन्होंने संबंधित रचनाएं हैं वो की हैं। जैसे इन्होंने अद्भुत संत स्वामी राम तीरथ इस विषय को लेकर अपनी रचनाओं का नाम उन्होंने दिया 1857 के प्रतिपाद संत स्वामी राम तीरथ अप्रतिम क्रांति दृष्टा भगत सिंह के अप्रतिम क्रांति दृष्टा कौन? भगत सिंह, आपने नाम सुना होगा। ये इनकी रचना नहीं है, बहुत प्रसिद्ध इनकी ये रचनाएं रही है। इसके साथ इन्होंने राष्ट्र संत टुकड़ोजी इसके साथ ही इन्होंने राष्ट्रनिष्ठ खंडोबल्लाल का नाम आपने सुना होगा। खंडोबल्लाल ये इनकी रचनाएं हैं वो रही है। इसके साथ ही इन्होंने सिद्ध योगी उत्तम स्वामी के तथा अन्य महापुरुषों के जीवन चरित्र पर पुस्तकें है वो लिखे, इन नाम से इन्होंने लिखे है। 1857 के प्रतिपाद संत स्वामी रामतीर्थ, अप्रतिम क्रांति दृष्टा भगत सिंह, राष्ट्र संत टुकड़ोजी, राष्ट्रनिष्ठ खंडोबल्लाल और साथ ही सिद्ध योगी उत्तम स्वामी, इनके जीवन चरित्र से संबंधित पुस्तकें इन्होंने लिखी है। श्रीधर ने दंतोपद ठेकड़े की पुस्तक सामाजिक क्रांति की यात्रा और डॉक्टर अंबेडकर का मराठी में हिंदी में अनुवाद किया। जो मराठी में पुस्तकें लिखी हुई है कि दंतोपद ठेकड़े, श्रीधर ने दंतोपद ठेकड़े की पुस्तक सामाजिक क्रांति के नाम से है, सामाजिक क्रांति की यात्रा और डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी का मराठी में अनुवाद है वो या मराठी से हिंदी में अनुवाद है वो किया था। भारत परिचय की बात करते हैं कि भारत भी महाशक्ति बन सकता है। इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि भारत भी महाशक्ति बन सकता है। इस निबंध में व्यक्ति ने भारतीयों में राष्ट्र के प्रति निराशा और भ्रम की स्थिति को दूर करने का प्रयास है वो किया है और भारतीय जनमानस में आशा उत्साह का संचार है वो और साथ में ही राष्ट्रीयता का द्वार पैदा करने का कार्य है वो इस पाठ के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से इन्होंने किया है। देशवासियों का भारत के बारे में अक्सर ये कहना है कि कुछ नहीं हो सकता। अक्सर हम कहते हैं ना अपने भारत देश के बारे में इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हम कह देते हैं अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, अब इसने ऐसे ही करेगा, ऐसा कह देते हैं, अब इस देश का तो भगवान ही मालिक है, इस तरह से कह देते हैं। तो लेखक को ये बात वो झिझकोड़ देती है कि क्यों कह देते हैं हम ऐसा अपने देश के बारे में। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश के हवा पानी से हमारा जीवन चल रहा है, उस देश के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इसका तो भगवान ही मालिक है ना। तो ऐसे तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो भारत का इतिहास हमारा गौरवमय अतीत रहा है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था।
विदेशों में उनकी मांग है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर हम ये देखें कि भारतीय उद्योगपति विदेशों में भारत का डंका बजा रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत के जो उद्योगपति है वो विदेशों में भी डंका बजा रहे हैं, विदेशों में भी उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी स्थापित की है। हमने युद्ध भी जीते और वैश्विक प्रतिबंधों का हंसकर सामना भी किया, और हमने ऐसे बहुत सारे युद्धों को जीतकर जो वैश्विक प्रतिबंध रहे हैं इनका डटकर सामना किया है। आज अगर वर्तमान में भी देखें तो कोरोना जैसी महामारी को भी हम है वो पीछे धकेलने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं और हमें सफलता है वो अवश्य मिलेगी। अब भारत को अपने महाशक्ति और विश्व गुरु बनाने के लिए विदेशी को ताकना बंद करके हमें भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव पैदा करना है और उसकी सोच में सुधार करना होगा, सही नेतृत्व का चुनाव है वो करना होगा। तो आज जो भारत महाशक्ति बनने के और अपने कदम बढ़ा रहा है तो हम भारतीयों का भी क्या फर्ज बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस ओर अपना सकल प्रयास है वो करें, संपूर्ण सकारात्मक प्रयास है वो करें और आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना है हमारे अंदर भरकर और हमारी सोच में सुधार है वो करना होगा। मूल बात की ओर चलते हैं। देश की परिस्थिति के बारे में सामान्य आदमी से पूछे जाने पर केवल एक ही उत्तर मिलता है। अगर हम किसी देश की परिस्थिति के बारे में सामान्य व्यक्ति से पूछते हैं तो क्या कहेगा? कुछ नहीं हो सकता, देश का कुछ नहीं हो सकता, इसका तो मालिक भगवान ही मालिक है ना, अब कुछ नहीं होता, सब गड़बड़ हो रहा है, देश का तो भगवान ही मालिक है। उसकी चिंता स्वाभाविक है। ऐसा कहते समय उसके सामने देश में चहुं ओर फैला भ्रष्टाचार होता है। वर्तमान समय की अगर स्थिति हम देखते हैं तो वास्तव में अगर किसी सामान्य व्यक्ति से ऐसा पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। एक तो महामारी है वो कहते हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आए दिन चोरियां हैं, डकैतियां हैं, लूटमार है, हत्याएं हैं। तो इन सबको देखते हुए वास्तव में उसका कहना भी क्या है, उचित ही होता है कि वास्तव में देश का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि चारों दिशाओं में भ्रष्टाचार, आगजनी, लूटपाट ऐसी घटनाएं हैं आए दिन हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके जिम्मे व्यवस्था संभालने का दायित्व व्यवस्था बढ़ाने में उन्हीं की सक्रियता आती है और जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देश का शासन अच्छे से चलाए, देश को व्यवस्थित रखे, देश की व्यवस्था संभालने का दायित्व होता है, वही इस व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए रहते हैं। जिन पर देश के नीति निर्धारणों का दायित्व में नैतिकता का भाव देखा जाता है। नीति निर्धारण, नैतिक नियम बनाने का वही क्या होते हैं अनैतिक बनते चले जाते हैं। नैतिकता का उनमें ही अभाव होता है, वो क्या नैतिक नियम बनाएंगे? तो इस तरह को देखकर एक सामान्य व्यक्ति को चिंता है वो क्या है, स्वाभाविक है। सभी कहे जाने वाले उच्च वर्ग में भी स्वार्थ साधना का प्रयत्न देखा जा सकता है। सभ्य वर्ग कहलाता है, उसमें भी स्वार्थ साधना के भाव है वो देखने को मिलते हैं हमें। इन सभी कारणों से चिंतित होकर हताशा एवं निराशा भरे उद्गार व्यक्ति प्रकट करता है। ऊपरी तौर पर देखने से चिंता ठीक करती है। अगर हम उनके विचारों को सुनते हैं और के वो जो तर्क देता है कि देखिए देश में ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसा हो रहा है, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? तो हमें वास्तव में वो ऊपर से देखने पर उनकी जो चिंता है वो स्वाभाविक लगती है, ठीक प्रतीत होती है। लेकिन हमें क्या करना है, क्या ये वास्तविकता है? तो हमें भी इस पर विचार करना है कि क्या ये सच में जो बातें कह रहा है वो वास्तविक है, सच है वो, क्या उसकी सोच की दिशा सही है? गंभीरता से विचार करने पर ध्यान में आएगा कि सामान्य आदमी परिस्थितियों की केवल नकारात्मक पक्ष को लेकर अपने विचार प्रकट करता है। अगर हम इस बात पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो क्या करता है, केवल परिस्थितियों के नकारात्मक पक्ष को देखता है, नेगेटिव पक्ष को ही देखकर चलता है। उसमें सकारात्मक पक्ष को वो क्या कर देता है, हाशिए पर ले जाता है। तो यही बात कहते हैं, तो भविष्य की बात करते समय जिन बातों पर विचार किया जाना चाहिए उस वक्त तो उसका ध्यान ही नहीं जाता है, और क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा सकता है, इसका न तो वह विचार करता है, न इसमें वास्तविकता का विवेक भान हो पाता है। हमें क्या हो चुका है, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इस विषय पर वो कभी भी सोचता नहीं है। केवल नकारात्मक पक्ष को देखकर कह देता है कि कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इसका देश का मालिक तो भगवान ही है, अब तो इसका मालिक कौन है, ईश्वर ही है, ये कह देता है। तो उसे वास्तविकता का भान है वो हो ही नहीं पाता है कि सच्चाई क्या है, उसका ज्ञान उसे हो ही नहीं पाता है। यदि हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालें, अगर हम थोड़ा सा अतीत में जाते हैं, इतिहास की ओर अपना मुख करते तो हमें पता चलता है कि हमारा देश हिंदुस्तान है जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और सारे प्राचीन ग्रंथों में सुख, शांति, अपूर्व वैभव व ऐश्वर्य का वर्णन मिलता है। प्राचीन ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं
लेखक कहना चाहते हैं कि हे भारतवासियों, क्यों अपने आप को असहाय मानते हो, निर्बल मानते हो, दूसरे देशों की ओर झांकने का क्यों प्रयास करते हो? वही संसाधन, वही भूमि, वही हिंदुस्तान अब भी उपलब्ध है, वैसा का वैसा है, तो क्यों न हम अपनी मेहनत से फिर से इस भारत देश को है वो उस संपन्नता के चरम शिखर पर पहुंचा दे, है ना? निराश होने की जरूरत नहीं है, आज भी वही संसाधन मौजूद है, उनका उपयोग करना फिर से हम सीखे, ऐसा कहना चाहते हैं, अर्जित कर सकते हैं। केवल संसाधन उचित दोहन और उसकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने की है। अब जो संसाधन है उनका उचित रूप से दोहन करना है और उनका उचित रूप से आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करना है, तो आज फिर से हम अपनी वही संपन्नता, वही सोने की चिड़िया भारत देश को कहलवा सकते हैं। जैसे कि हम अवसर संतुलन बना लेंगे, हमारा पुराना वैभव फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो ये समाज में जो असंतुलन चल रहा है ना, देखिए समाज में 3 वर्ग में बटा हुआ है, एक उच्च वर्ग आता है, निम्न वर्ग आ जाता है, एक बीच का मध्यम वर्ग आ जाता है, तो इनके बीच में अगर ये स्तर है वो खत्म कर दिया जाए, इनको समानता के स्तर पर ला दिया जाए, तो आज फिर से भारत देश है उसी वैभवता को पुनः प्राप्त कर सकता है, ऐसा कवि लेखक है वो कहना चाह रहे हैं। आज विज्ञान का बोलबाला, इसे विज्ञान भी कहते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं वैज्ञानिक युग चल रहा है, विज्ञान का युग चल रहा है। इसे विज्ञान का युग क्यों कहते हैं? विज्ञान के बारे में कहा जा रहा है कि पश्चिम जगत की देन है। अब विज्ञान अगर वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, खोजें की जाती है, तो कहते हैं कि भाई अपने भारत देश की खोज नहीं है, ये तो किस देश के है? पाश्चात्य देशों की देन है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम सत्यता की ओर जाए तो हमें देखने को मिलता है कि आज से ज्ञात सारे के सारे आविष्कार पश्चिम से हुए हैं, परंतु ये एक मिथक है कि सारे के सारे आविष्कार पश्चिमी देशों की देन है, ये केवल एक मिथक है, भ्रम है, झूठ है, ठीक है ना? परंतु यानी कि योजनापूर्वक इस भ्रम का निर्माण किया गया और बड़ी ही योजनापूर्वक ऐसा भ्रम है वो फैला दिया गया है विश्व में कि जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं वो किसकी देन है? पश्चिमी देशों की देन है, पश्चिमी सभ्यता की देन है। ये केवल और केवल मिथक है, भ्रम है। वो कैसे है? देखिए, जिस समय ये आविष्कार हो रहे थे हमारा देश पराधीन था। अब देखिए, जिस समय ये आविष्कार हुए थे, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार किए, तो हमारे देश अंग्रेजों पर गुलाम था, पराधीन था। इस पर तो आक्रमण होते ही रही है, कभी मुगल है, कभी तुर्क है, कभी फ्रांसीसी है, कभी रूस है, कभी कोई है, कभी कोई है, कभी यवन आए और कभी अंग्रेज आए। तो इस तरह से पराधीनता की बेड़ियों में बंधा रहा है हमारा देश है, वो पराधीन है, वो बना रहा है। तो अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के तहत हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर दिया। अब देखिए, हमारी जो ऐसी शिक्षा पद्धति थी जिसमें इन आविष्कारों का वर्णन किया गया था, बड़ी सोची समझी चाल योजना के तहत उन्होंने उन सारी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया, जला दिया, पानी में डुबो दिया, है ना, सागर में बहा दिया उन्हें। तो एक सोची समझी साजिश के तहत अंग्रेजों ने ऐसा किया। जिस नई शिक्षा पद्धति को हम पर लादा गया उसके द्वारा हमें वही पढ़ाया गया जो अंग्रेज चाहते थे, और नई शिक्षा उन्होंने शुरू की और उन्होंने वो शिक्षा पद्धति ला दी जो कि अंग्रेज चाहते थे। उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर ली, उन कंपनियों की भी उन्हें क्लर्क की आवश्यकता थी और वो क्लर्क, सस्ते क्लर्क यहाँ से भारत से प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया, अंग्रेजी विद्यालय खोले गए और जैसा वो चाहते थे वैसी शिक्षा पद्धति है वो भारतीयों पर जबरन लाद दी गई थी। उन्होंने विज्ञान के नाम पर मात्र 19वीं शताब्दी में हुए आविष्कार पढ़ाए, और विज्ञान के नाम पर उन्होंने विज्ञान पढ़ाया, 19वीं शताब्दी में जो आविष्कार होगा तो जो आविष्कार उन्होंने किया था वही उनको पढ़ाया गया। इतिहास के नाम पर विकृत इतिहास है वो भारतीयों को दिया गया, भारतीय समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी, इसे नष्ट करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था तथा उन्हें आत्मविस्मृति की गहरी खाई में ढकेल दिया। अब उन्होंने इतिहास है वो भी कैसा पढ़ाया? अपने जो ऐसे आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुए, जो उनके काल के, उनके समय के दौरान हुए, उन इतिहास को पढ़ाया गया और जो हमारा गौरव में अतीत था, इतिहास था, उसे नष्ट कर दिया गया, उसे भारतीयों को दिया ही नहीं गया, उसे पढ़ाया ही नहीं गया, उन्हें वो ज्ञान दिया ही नहीं गया और भारतीय समाज का जो आत्मसम्मान था इसे ठेस पहुंचाने, इसे नष्ट करके और उसे विस्मृति, आत्मविस्मृति की गहरी खाई में धकेलते चले गए। हमें पढ़ाया गया कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं, उसे अधिकार युग के नाम पर बाद में इन सारे कार्यों को अपना बता दिया। अब देखिए, उन्हें जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया, किंतु विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के लगभग 60 वर्ष के बाद भी हम उसी राह को लाभ रहे हैं। अब देखिए, अंग्रेज तो आए थे, उन्होंने जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया, हम पर एक नई शिक्षा है अपने अनुसार है उसे लाद दिया गया, जबरन हम पर थोपी गई और उसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेज कलर के लिए तैयार किए थे। भारतीयों का आत्मसम्मान था, गौरव था, उसे नष्ट करके उनमें आत्मविस्मृति
अब जैसा हुआ वो तो हुआ, लेकिन आज देखिए वर्तमान समय अब तो हमारा भारत देश स्वतंत्र है। भारत देश के स्वतंत्र हुए लगभग 60 वर्षों के बाद भी हम हैं वो उसी राह पर आ रहे हैं। क्या ऐसा उचित है? इसके बारे में हमें कल की कक्षा में पढ़ेंगे कि लेखक और